पिछली बार हमने थ्योरी ऑफ जॉइंट वेरिएशन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसे फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेट करेंगे। तो मान लो आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है और आप उसे हीट कर रहे हो, आप उसे गर्माहट दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप उसे तवे पे रख के हीट कर रहे हो या किसी भी चीज़ के ऊपर रख के हीट कर रहे हो। मान लो आप फूल झड़ी डाल के उसे हीट कर रहे हो। तो मान लो आप उसे हीट कर रहे हो और आप देखना चाहते हो कि उससे कितनी हीट निकलती है, क्योंकि अगर आप चीज़ के अंदर किसी को हीट डालोगे तो वो हीट निकलेगी भी। क्योंकि आपने जब खाना पकाया होगा या फिर आपने देखा हो कि जब आपकी माँ खाना पका रही है और आप उस तवे के ऊपर हाथ रखते हो तो आपको महसूस होता है कि गर्मी ऊपर आ रही है, आपके हाथों में छू रही है, आपको गर्माहट महसूस होती है। पर आप पर मैंने आपसे पूछा कि आप उसे मेजर कैसे कर सकते हो, मतलब कि आप उसे नंबर कैसे दे सकते हो। कि मान लो आपके पास एक चीज़ है, एक डंडी है और आप उसकी लेंथ निकालना चाहते हो, तो आप बोलोगे कि चलो ये लंबा है। या फिर अगर आपके पास दो ऐसी चीज़ें हैं, आप बोलोगे कि अगर ये ए है ये बी, आप बोलोगे कि बी ए से ज़्यादा लंबा है। पर मैंने आपसे पूछा कि कितना लंबा है, तो आप स्केल लोगे, उसे मेजर करोगे और आप ए को स्केल से मेजर करोगे और देखोगे और मुझे बता पाओगे कि बी इससे इतना लंबा है। अगर बी की लेंथ 7 सेंटीमीटर है और ए की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो आप बोलोगे कि जो बी की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो इसी प्रकार मुझे आपसे पूछना है कि आप ए इस हीट को मेजर कैसे करोगे। तो हम अब हीट का मतलब क्या है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हीट होता क्या है। आप अपने हीट के चैप्टर में पढ़ोगे कि हीट जो होता है वो एक एनर्जी होती है, एक प्रकार की एनर्जी होती है। और एनर्जी को हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं। और परंतु मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप एनर्जी मेजर करो, मैं आपसे ये पूछूंगा कि एनर्जी ओवर टाइम मेजर करो, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम मेजर करो। अब ये मैंने आपसे क्यों पूछा, इसका कोई रीज़न होगा। तो मान लो आपका दोस्त है, वो भाग रहा है, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा कि वो कितना कितनी दूर भागा वो। पर आप मुझसे ये इसका जवाब देने से पहले ये पूछोगे कि कितनी देर के लिए। अगर मान लो आपका दोस्त 100 मीटर भाग रहा है और उसने वो 10 सेकंड में भाग लिया। अगर वो 100 मीटर भाग रहा है और उसने वो 10 सेकंड में भाग लिया, तो मैंने आपसे पूछा कि वो कितनी दूर भागा, तो आप पूछोगे कि कितने सेकंड में। अगर मैंने यहाँ पूछा 1 सेकंड में कितना दूर भागा, तो आप 100/10 करोगे और उसकी स्पीड निकालोगे। सबसे पहले उसकी स्पीड निकालोगे जो होगी 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो 1 सेकंड में 10 मीटर जाता है। तो 1 सेकंड में बोलोगे कि वो 10 मीटर दौड़ता है। और अगर मैंने आपसे पूछा होता कि वो 3 सेकंड में कितनी दूर भागता है, बोलते तो 30 मीटर भागा उसने। तो इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूंगा कि वो कितनी एनर्जी लकड़ी के टुकड़े से आई, तो आप पहले मुझसे ये पूछोगे कि कितने टाइम में आई। अब हम अज्यूम करके चलेंगे कि मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि वो 1 सेकंड में कितनी आई, तो हम एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम पूछ रहे हैं। इसी प्रकार जैसे हमने स्पीड पूछा था, तो जैसे स्पीड है वैसे ही एनर्जी ओवर टाइम है। और एनर्जी ओवर टाइम को हम फिजिक्स में पावर बोलते हैं। पावर, जैसे आपने सुना होगा कि पावर एक अंग्रेजी शब्द है जो शक्ति को जो हमें बताता है कि कितना कोई चीज़ कितनी शक्तिमान है। तो वैसे फिजिक्स में हम उसे शक्ति के प्रकार से नहीं समझते, हम एनर्जी ओवर टाइम से समझते हैं। कि अगर एक चीज़ के पास ज़्यादा पावर है, मतलब कि वो ज़्यादा एनर्जी दे रही है एक टाइम के लिए। तो अगर आपके पास दो चीज़ें हैं ए और बी, और अगर इसकी पावर है 10 जूल पर सेकेंड और इसकी है 20 जूल पर सेकेंड, मतलब कि वो हर सेकेंड 10 जूल ऑफ एनर्जी बाहर दे रहा है। तो मैं इसी प्रकार आपसे जब आप इस लकड़ी के टुकड़े को गर्माहट दे रहे हो, मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी पावर कितनी है। अब पावर पहले निकालने के लिए आपको एक चीज़ चाहिए होगी जो पावर को मेजर करती है। अब मान लो आपके पास आप किसी मार्केट पे गए, दुकान पे गए और ख़रीद लिया। इस मान लो ये डब्बा है और ये उस पावर को मेजर करता है। तो ये जो है, जैसे आप अपना हाथ रखते हो तवे के ऊपर, आपको महसूस होता है कि वो गर्म है, ये महसूस कर लेगा कितना गर्म है और ये भी बता देगा कि वो कितना एनर्जी दे रहा है टाइम पे। तो ये एक बहुत अच्छी मान लेते हैं कि बहुत अच्छा डिवाइस है जो आपको बता देगा कि अच्छी चीज़ है जो आपको बता देगा कि वो कितना पावर दे रहा है। अब पावर का आपको एक फॉर्मूला निकालना है। जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो आपको ये पता है कि डिस्टेंस आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। तो आपको फॉर्मूला निकालने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा कि वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो देखने से तो हमें ये लगता है कि अगर आप उसे ज़्यादा हीट करोगे तो वो ज़्यादा पावर देगा,
क्योंकि अगर आप तवे पे उसकी आग की आंच ज़्यादा करोगे तो आपको ज़्यादा गर्माहट महसूस होती है। तो आप अपना इस अच्छे से डिवाइस को यूज़ करना चाहते हो और देखना चाहते हो कि वो, अगर आप उसे हीट ज़्यादा दोगे, उस ज़्यादा आग दोगे उसे, तो वो कितना ज़्यादा पावर देगा। तो मान लो कि आप उस हीट को कैसे मेजर करोगे। मान लो जो आप उसे मेजर करते हो आप टेम्परेचर से मेजर करते हो। टेम्परेचर तो आपको याद होगा कि एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसे आप बहुत अलग अलग चीज़ों से मेजर कर सकते हो। एक थर्मोमीटर की चीज़ आती है जिसे आप मेजर कर सकते हो। तो मान लो आपका थर्मोमीटर है जिससे आप मेजर कर सकते हो कि आप उसे कितनी गर्माहट दे रहे हो। तो मान लो जब थर्मोमीटर की वैल्यू थी 1 डिग्री, अभी हम 1 डिग्री काफ़ी ठंडा होता है पर हम मान के चल रहे हैं कि 1 डिग्री है, ताकि क्योंकि समझने में आसानी हो जाएगी। तो जब 1 डिग्री था, जो थर्मामीटर की जो वैल्यू थी, जो सॉरी आपके इस डिवाइस की वैल्यू थी जो पावर मेजर करता है, मान लो उसकी जो वैल्यू थी वो थी 1, मतलब कि 1 डिग्री पे आपको 1 जूल पर सेकेंड मिला। जब आपने उसे दोगुना किया, जब आपने 2 डिग्री सेल्सियस किया है, यानी कि आपके थर्मामीटर पे 2 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, तो मान लो कि ये हो गया 16 जूल पर सेकेंड। तो जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो हीट भी बढ़ रही है, और ये आपने पहले यही सोचा था, तो अच्छी बात है कि आपकी प्रिडिक्शन सही आ रही है। अब आपने जब उसे 3 डिग्री सेल्सियस पे किया तो 81 जूल पर सेकेंड आ रही है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आपने थ्योरी ऑफ जॉइंट वेरिएशन पढ़ा था, तो हमने ये बोला था कि अगर एक चीज़ दो चीज़ों पर डिपेंड करती है तो हम उसे एक चीज़ को कांस्टेंट रखते हैं। मतलब कि अगर ए बी और सी पर डिपेंड करती है, तो अगर मैं ए और बी के बीच में जानना चाहता हूँ कि एक ए और बी अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन में है और अगर ए और सी डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, तो जब मैं बी को चेंज करके ए का चेंज देखता हूँ तो सी को मैं कांस्टेंट रखता हूँ, क्योंकि एक सी पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें तो पहले आप ये कह रहे हो कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वो कितनी गर्मी देता है, पर मैं ये भी कहता हूँ कि मान लो कि ऐसे और भी चीज़ें हो सकती हैं जिस पे वो डिपेंड कर रहा है। मान लो कि अगर ये जो आपका एरिया है, इसका जो सरफेस है, आपको सरफेस एरिया का मतलब पता होगा, सरफेस एरिया होगा इसका लेंथ इंटू ब्रेथ की, जो ऊपर रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना होगा। अगर आप उस रेक्टेंगल का एरिया बढ़ा दोगे, मतलब कि अगर आपने अपनी लकड़ी का टुकड़ा बड़ा ले लिया, तो हो सकता है और हीट जाए। तो उसमें एरिया भी एक चीज़ होगी जो आपके इस डिवाइस पे जो आपकी रीडिंग आएगी, जो आपको वैल्यू दिखाई देगी, वो हो सकता है अलग है। तो इसलिए आपको, जब आप टेम्परेचर चेंज करो तो आपको एरिया को कांस्टेंट रखना है, मतलब एरिया को चेंज नहीं करना, एक उसी लकड़ी के टुकड़े के साथ काम करना है। ठीक है। तो अभी तो आप ये, इस एक्सपेरिमेंट से आपको कुछ पता चला होगा कि ये जो है उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे 1 से 2, 2 से 3, तो जो हीट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ रही है। अब आप क्या करते हो, आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो। मान लो आप टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस पे रखते हो, और जब आपने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस पे रखा और आपने एरिया को चेंज नहीं किया, मान लो आपका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर पे था। अब आप चाहते हो कि एरिया और पावर में क्या रिलेशनशिप है, वो कितनी गर्माहट कितनी जल्दी देता है आपका लकड़ी का टुकड़ा, ये डिवाइस क्या मेजर करता है, आपको देखना है कि वो एरिया के साथ कैसे चेंज होता है। तो उस केस में आप टेम्परेचर को नहीं चेंज करोगे। तो 1 मीटर स्क्वायर पे मान लो आपको 1 जूल पर सेकेंड रीडिंग आई इस डिवाइस पे, और जब आपने उसे 2 मीटर स्क्वायर पे किया तो जो रीडिंग आई वो थी 2 जूल पर सेकेंड, मतलब कि वो बढ़ गई। और जब 3 मीटर स्क्वायर पे था तो 3 जूल पर सेकेंड। तो देख रहे हैं कि जो सरफेस एरिया बढ़ाने का जो इफेक्ट है वो कम है टेम्परेचर बढ़ाने का, क्योंकि जब आप टेम्परेचर 1 से 2 कर रहे हो तो वो 1 से 16 चले गया, पर ये सिर्फ 1 से 2 गया। तो ये है एरिया और ये है, क्या बोलते हैं इसे, ये है पावर। तो आप ये बोल सकते हैं कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, पावर इज इक्वल टू के टाइम्स ए। अब के की वैल्यू क्या होगी, जब पावर था 1 और ये था के और एरिया था 1, तो 1 इज इक्वल टू के इंटू 1, तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/1 जो 1 होगी। अब ये आपको ये पता है कि के एक कांस्टेंट है, मतलब कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो है P इज इक्वल टू ए। पर हम अभी के लिए P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पर ही मानेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने हैं। और अगर मैं मान लो टेम्परेचर को अगर मैं 3 डिग्री सेल्सियस लेता तो यहाँ पे आपको मान लो 20 जूल पर आता, तो उस केस में जो आपकी कांस्टेंट रहता वो 20 हो जाता।
तो इसलिए हमें ये नहीं पता कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इसलिए हम P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A मान के चलते हैं। और क्या आप ये कह सकते हो कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्या आप ये कह सकते हो? हाँ, क्योंकि जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो ये भी बढ़ रहा है, पर वो एक इस प्रकार से नहीं बढ़ा कि वो जैसे ये 1 से 2 से 3 गया, पर ये 1 से 16 से 81 गया, तो ये जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। तो आपको याद होगा कि पहले हमने कुछ ऐसा भी पढ़ा था कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर, जहाँ पे वो स्क्वायर होके बढ़ा था। तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो इसे आप 1 जूल पर सेकंड को आप 1 टू द पावर 4 के प्रकार से लिख सकते हो, 16 को आप 2 टू द पावर 4 से लिख सकते हो, 81 को 3 टू द पावर 4। टू द पावर 4 का मतलब होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, और ऐसे 4 बार। तो आप ये कह सकते हो कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। और इसमें भी आप कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि हम एरिया को चेंज नहीं कर रहे। तो अगर एरिया की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वो कांस्टेंट होगा ही नहीं। तो इसलिए हम बोलते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4 एंड P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। उसके बाद आपने थोड़े और एक्सपेरिमेंट किए। हमने निकाला था कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4 और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अब आपने क्या किया, आपने इस लकड़ी के टुकड़े को का हाइट बढ़ा दिया, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मैं इसकी हाइट बढ़ा दूं तो हो सकता है कि वो हीट ज़्यादा है। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपने जो सोची, आपने इसको इतना लंबा बना दिया। पर जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपको दिखा कि P में कोई चेंज नहीं आता, P वहीं का वहीं रहता है। तो P जो है वो हाइट पे डिपेंड नहीं करता। तो और अब इतने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हो, आपको पता चलता है कि P जो है वो सिर्फ एरिया और टेम्परेचर टू द पावर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और आप ये लिखते हो कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4 एंड P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अब प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट वेरिएशन, जो थ्योरम ऑफ जॉइंट वेरिएशन था, आपको ये पता था कि अगर A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B या और A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो आप ये लिख सकते थे कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B इंटू C। तो और आप इसे लिख सकते थे A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K B C, K इंटू B इंटू C। अब हम इस प्रकार सेम चीज़ इसके साथ भी कर सकते हैं, और हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू एरिया इंटू T टू द पावर 4 और एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम एक नाम देते हैं, और उस कांस्टेंट का जो नाम होता है उसका नाम होता है स्टीफान बोल्ट्जमैन। ये दो साइंटिस्ट था, एक का नाम था स्टीफान और एक का नाम था बोल्ट्जमैन। ये बाहर के साइंटिस्ट थे, इसलिए इनके नाम बड़े अजीब से हैं। पर इन्होंने मिलके ये इक्वेशन बनाई थी, और इन्होंने बिल्कुल इस प्रकार से ही इक्वेशन बनाई थी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, प्रपोर्शन के बारे में पढ़ा, थ्योरम ऑफ जॉइंट वेरिएशन के बारे में पढ़ा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पावर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जब उन्होंने टेम्परेचर टू द पावर 4 किया तो उनको पता चला कि अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4, और जब आपने A बढ़ाया तो वो वैसे ही बढ़ा था जैसे आप नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हो। तो और उन दोनों को आपने कंबाइन करके K लिख दिया, और K की वैल्यू एक स्टीफान बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बुलाते हैं, और इस लॉ को हम बोलते हैं स्टीफान बोल्ट्जमैन लॉ। तो इसका एक लॉ भी है, इससे बोलते हैं स्टीफान बोल्ट्जमैन लॉ। तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा समझना, मैं जानता हूँ, और मैंने इतनी अच्छी तरीके से समझाया नहीं, क्योंकि इसे समझाना बहुत ज़्यादा कठिन है इतनी छोटी लेवल पर, क्योंकि इसे आप यूजुअली कॉलेज में जाके पढ़ते हो। पर मैंने आपको अभी सिखाने का इसलिए प्रयास किया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि एक चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट करके उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो, और वही सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि आप मैथ्स को यूज़ करके, जैसे हमने देखा कि मैथ्स जो है प्रपोर्शन की मैथ्स, आपने उससे फॉर्मूला निकाल दिया, और उस फॉर्मूला को निकालना कठिन नहीं था। आपको बस जॉइंट वेरिएशन के बारे में समझना था और प्रपोर्शन के बारे में समझना था, और सब जो है वो क्लियर हो गया। अब अगली वीडियो में हम थोड़ा और इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसका थोड़ा रिविज़न करने के पश्चात हम और फिज़िक्स पढ़ेंगे। धन्यवाद।